नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हिंदी पाठशाला में। कृतिका भाग 1 में पाठ 2 मेरे संग की औरतें पाठ का अध्ययन हम आरंभ कर चुके थे और पृष्ठ 21 तक हम इसका पठन पाठन कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि लेखिका क्या बताती हैं। हम 4 लिखते हैं। 4 कौन? 6 बहन भाइयों में से 3 बहनें और 1 भाई। तो हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा कि अच्छा नहीं लगता था कि मेरी पुस्तकें, मैं इनके घर की हूँ, घर की बहू हूँ, फिर भी कोई नहीं पढ़ता। शुरू में उसे अच्छा नहीं लगता था, फिर उसे उसमें एक सकारात्मक बिंदु यह भी दिखा, फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। अर्थात जो क्रिटिसिज्म पढ़ने के बाद जो लोग करते हैं, कम से कम घर वालों से वह नहीं मिलता, तो उसे ये सकारात्मक पहलू दिखा। खैर, मैं अपनी नहीं, उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई थी। अपनी बहनों की बात करना चाहती है और लेखक नहीं बनी। जो उसकी 2 बहनें हैं बीच की, वो जो लेखिकाएं नहीं बनी, उनकी बात वो बताती है। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजूर से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर, वो हमसे भी 2 कदम आगे थी। कैसे, वो बताती हैं। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, कि सामंतों जैसी व्यवस्था है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कि अगर लंबा रास्ता हो तो गाड़ी में बैठ भी जाए, थोड़ा सा रास्ता है तो पैदल चलना चाहिए अपने पैरों पर। तो वह नहीं बैठती थी। जो शायद था, ऐसा लगता भी था कि हाँ ऐसा कुछ है कि अगर सरकारी गाड़ी है या अपना रुतबा कोई दिखाना चाहता है तो गाड़ी में सफ़र करे। पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड़ का भी उस पर प्रभाव था और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। अब वो है कि अगर वो समय से आ जाए तो सब खा पी कर फ्री हो जाएं, रसोइया भी फ्री हो, लेकिन उसकी अपनी जिद रहती थी कि वह पैदल ही आएगी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, माँ किसी बात पर ध्यान देती ही नहीं थी उनकी। पर पिता काफ़ी कुड़ते भुनते कि ऐसा ये क्यों करती है। जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है, अचला गाड़ी से ही आती थी, लेकिन जो रेणु है पीछे पीछे पसीने से तरबतर खरामा खरामा धीरे धीरे वह आ रही होती थी। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल मिथैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। तो ऐसा है कि जो ठान लेती थी उसे पूरा करती है। जैसे बच्चे आपस में जिद लगा लेते हैं या शर्त लगा लेते हैं कि ऐसा करके दिखाओ, तो उसे जब चुनौती दी गई कि ऐसा करके दिखा, तो उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखा कि मुझे आपका चित्र चाहिए, और वह चित्र उस तक पहुंचा और वह जो ठान लेती थी करके दिखाती थी। इससे उसके स्वभाव की दृढ़ता का पता चलता है। तो जब इसकी विशेषताएं पूछी जाएं या चरित्र चित्रण करने को कहा जाए तो उस समय आपको ये बात लिखनी होगी। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। उसे एग्ज़ाम्स देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, कि पेपर देना हो पसंद नहीं था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई कि बीए में बैठना है, पेपर देने हैं, तो वह अड़ गई। कारण पूछने लगी कि पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं, कि अगर मुझे लगा कि बीए करने में फ़ायदा है तो ही करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। तो सीधी सी बात है कि जब माँ से नहीं संभला तो माँ ने कह दिया कि अपने पिता से पूछो कि क्यों करना ज़रूरी है। तो पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह अनेक तर्क दिए। पर कोई तर्क जो है उसको विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को और न खुद उन्हें कि नहीं, उनके पिता को। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। जैसे सभी के माँ बाप कहते हैं, वैसे ही पिताजी ने भी कहा। क्या कहा? कि बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, करो। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर।
सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे थी। माँ की विशेषताओं में आया था कि माँ सदा सच बोलती थी। वो कहती माँ से भी 2 कदम आगे थी। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाई रख लेती है। कि कई बार हम बहुत सच बोलते तो लोगों को लगता है ऐसा थोड़ी ना होता है, मजाक कर रही है, तो उसको अनसुना कर देते थे सुनकर कि मजाक में कह रही है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तो उसके कहने का अभिप्राय है कि जो नहीं नहाते संभवतः उन्हें इत्र चाहिए, सेंट चाहिए, मुझे इसका क्या करना है। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। अपने मित्रों को पढ़ाने में वह बहुत रुचि लेती थी, तो इतना पढ़ाती थी कि खुद के अंक आए ना आए, लेकिन जिनको पढ़ाती थी उनके अंक उससे हमेशा अधिक ही आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था, ऐसा घर में कुछ विशेष माहौल नहीं था कि अंक कम क्यों आए हैं, कम है ज़्यादा है सब ठीक है। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। अब यह तो ठीक है कि उसने अपने पसंद के लड़के से शादी करनी चाहिए और अपने घर में ऐलान कर दिया, लेकिन उस लड़के को भी तो पता होना चाहिए कि वह जिससे शादी करना चाहती है। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। अब उसने तो मन में ठान लिया कि इससे विवाह करना है, लेकिन उस लड़के को अभी तक नहीं बताया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है, कि अगर मैंने सोच लिया है कि उससे विवाह करना है तो उसी से करूँगी, और उसकी शादी भी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ करके रहती हूँ, कि तुमसे विवाह करना है तो मैं करके ही रहूँगी। तो उस लड़के के सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा था, तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी, कि लीक से हटकर चलने का कुछ ज़्यादा प्रयास उसने नहीं किया था। शुरुआत में पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की और पास हुई। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई, कि जैसे प्रायः पारंपरिक रूप से भारतीय स्त्रियां लड़कियां करती रही हैं, तो उसने भी परंपरा को विवाह के बाद तोड़ा। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं, और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही उसने लिखने का रोग लगा लिया, तो वह भी लेखन के क्षेत्र में आ गई। एक बात हम में एक सी रही, घर बार की को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं, कि जो सभी लड़कियां या महिलाएं करती हैं अपने घरों में, शायद हम बहनें लेखन के क्षेत्र में आने के बाद उतना योगदान नहीं दे सकी, लेकिन हमने घर को तोड़ने का कार्य नहीं किया, घर को एक ही रखा, जोड़े रखा। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, कि आपस में हो सकता है अनबन भी रही हो, झगड़े भी रहे हों, पर कगार तोड़ डूबी नहीं, तो लेकिन रिश्ता उनका आगे तक निभाया। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कि ऐसा है कि आपका एक विवाह में आपकी किसी के साथ आपका तालमेल नहीं बना है, तो आप उस विवाह से अलग होकर कोई दूसरा साथी चुन लें। तो उनका विश्वास ही नहीं था कि जरूरी नहीं है कि आप दूसरे में भी वह सब कर पाएँ जो आप चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मर्द बदलने से अर्थात दूसरा विवाह करने से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, तो घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो वह काफ़ी है। उनकी विचारधारा यही थी। शादी के बाद में बिहार के ऐसे छोटे कस्बे में रही जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी, तो दिल्ली में वह कॉलेज में जब पढ़ा रही थी, उस कॉलेज की नौकरी को उन्होंने छोड़ा था और डालमिया नगर में वो पहुंची थी, और जहाँ पर जो सामाजिक स्थिति ये थी कि स्त्री पुरुष साथ में बैठकर फिल्म तक नहीं देखते थे, और दूसरे पुरुषों से तो बात करना या उनके साथ अभिनय करना ये बड़ी असंभव सी बात थी वहाँ के लिए। और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। लेखिका को शौक था कि नाटक करे मंच पर। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। यानी कि इसमें भी दृढ़ निश्चय दिखता है।
प्रयासरत रहती है लेखिका, और जो कर ठान लेती है वो भी करके रहती है। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। जैसे चैरिटी के लिए शोज किए जाते हैं, वैसे ही उन्होंने नाटक किए और उस पैसे को दान में दे दिया। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र तक पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था कि बच्चों के स्कूल का समय हो गया है तो किस स्कूल में डाला जाए। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से, कि धन की सहायता वहां से मिल जाएगी, हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, क्रिश्चियंस लोग ज़्यादा रहते हैं, तो फादर की मान्यता वहाँ पर अधिक है, लोग उनसे संपर्क में रहते हैं, उनका मानते हैं, तो उनका रोब दाब रहता है। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा कीजिए। पहले तो उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे, कि क्रिश्चियंस के बच्चे कम हैं तो हम यहाँ स्कूल नहीं खोलेंगे। पहला रीज़न तो उन्होंने यह दे दिया। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए कि जो बच्चे क्रिश्चियन नहीं हैं, शिक्षा का अधिकार तो उनका भी है, लेखिका ने अपने तर्कों से इस बात को सिद्ध किया। अपना इसरार, अपनी प्रार्थना, आग्रह उसने जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप यह यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलेगा। अब उन्होंने यह शर्त रख दी कि आप गारंटी दे दें कि 100 साल तक स्कूल चल सकता है तो हम खोल सकते हैं। तो लेखिका को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। उसने कहा स्कूल को छोड़िए, किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए और बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों ने कि न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, कि आपके बच्चों को सही शिक्षा या सही विद्यालय नहीं मिल रहा है तो समस्या आपकी है, हमारी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी कि जो सच है उसे मान लेना चाहिए। बचपन से ही यही सीखा था। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। जो मेहनती लोग हैं, जो परंपरा से हटकर चलने के, वहां पर भी ऐसे उसे लोग मिले कि उन सब ने मिलकर एक साथ प्रयास किया और एक विद्यालय खोल लिया। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए कि उन्होंने बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, कि वहाँ पर विद्यालय नहीं था तो उन्होंने निश्चय किया और लोगों की सहायता से, आसपास के लोगों की सहायता से एक स्कूल खोला जिसमें 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़। और उस स्कूल में पढ़े हुए बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में दाखिला पा गए और बड़े होकर उच्च ओहदों पर भी पहुंच गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए कि मैं जिद्दी हूँ कि जो ठान लिया करना है। पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में। लेखन के क्षेत्र में दिखाई देता है कि वो कितना दृढ़ निश्चयी रही हैं, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। जो परंपरा से लिखा जाता रहा था उससे हटकर उनकी विचारधारा, उनकी लेखन शैली रही है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती कि उसकी जिद के आगे तो मेरी कुछ भी नहीं है। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। इतनी तेज मूसलाधार बारिश की सारी दिल्ली पानी पानी। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी पर बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। और अब तो बारिश थी 9 इंच। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों में यानी कि पहली मंजिल में फाइलें पानी में तैर आई थीं। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन यानी कि व्हीकल सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सब ने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता कि स्कूल बंद होगा? इस सवाल का माकूल यानी कि उचित जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि कोई खबर तो स्कूल से आई नहीं थी कि स्कूल बंद है। सब अनुमान ही लगा रहे थे। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था, खराब हो चुका था। तो रेणु अकेली, लाइन कट गई होगी शायद, तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी।
गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी, कि जिस समय वह गई उस समय बारिश रुकी हुई थी, लेकिन सड़कों पर लबालब पानी था। सड़कों पर पानी भरा था और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था, कि स्कूल तो बंद ही मिलना था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था कि हाय वह क्यों आई। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से वह गई है कि हमें देखना है, स्कूल में जाना है, बंद है तो कोई बात नहीं। उसे कोई पश्चाताप नहीं था कि उसने सबकी बात को अनसुना करके वह चली आई है। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने तो पहले ही कहा था स्कूल बंद होगा तो तुम मत जाओ। उसने कहा था स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन, कि उस दिन उस बारिश में अकेली, जब सड़कों पर जो पानी भरा है उसमें अकेली वो बढ़ती जा रही है, तो उसे कितना बेहतर क्या अनुभव हुआ होगा, उसके बारे में लेखिका सोचती है। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। उसकी मंजिल विद्यालय था, उस समय तो वह वहाँ जा रही है, बगैर किसी बात के बारे में सोचे, बगैर डरे, साहस के साथ। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। बहुत मुख्य पंक्ति है, यह महत्वपूर्ण है कि अकेलेपन, कि जब आप अपने अकेले के दम पर कोई कार्य करते हैं, उसमें सफलता पाते हैं या किसी राह पर आगे बढ़ते हैं, तो मन में जो प्रसन्नता या आनंद का अनुभव होता है उसे शब्दों में वर्णित करना बड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ का अध्ययन जो है पूर्ण होता है। अब करने हैं प्रश्न अभ्यास। तो देखते हैं क्या है प्रश्नों में। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। इसमें 2 बिंदु मुख्य रूप से लिखने हैं कि एक, बैरिस्टर पति के रहन सहन का अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने दिया, और दूसरा, अनपढ़ होते हुए भी, पर्दानशी होते हुए भी अपने आज़ादी के जुनून को बरकरार रखा और अपनी बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानी से कराकर आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया। दूसरा है, नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। इसमें भी यही दोनों बिंदु आपको लिखने होंगे। एक तो अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से कराना, और दूसरा अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार, कि उसे भारतीय जीवन पसंद था तो उसी हिसाब से जीना। तीसरा है, माँ ने परंपरा का निर्वाह नहीं किया। यहाँ पर माँ का जिक्र है, ऊपर था नानी का। अब फिर भी सब उसे पसंद करते थे। पहला है माँ की विशेषताएं। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि सुंदर थी, साहबी खानदान से थी, सदा सच बोलती थी, गुप्त बातों को गुप्त ही रखती थी, किसी का राज नहीं खोलती थी। तो वो सब बातें जो मैंने आपको पाठ के बीच में बताई है आप लिखेंगे। लेखिका की दादी के घर का माहौल भी पाठ में साथ साथ समझाया है कि गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव अधिक है। सबको अपना अपना जीवन अपने हिसाब से जीने की छूट है। कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है कि पढ़ने लिखने पर जो अपना चाहता है अपने हिसाब से जीवन जीता है। स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। बहुएं अगर नहीं कर रही है तो कोई दबाव नहीं है। पुरुष भी घर के काम में सहायता करते हैं। तो ये सब बातें आप लिखेंगे। अगले प्रश्न में, परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की की कामना क्यों की होगी। पहला ये है कि सामान्य सा जवाब कोई भी कह सकता है कि कन्यादान को बहुत बड़ा दान माना जाता है, लेकिन कारण ये नहीं था। उन्होंने हो सकता है अपने जीवन में देखा है कि लड़कियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था, उस समय भेदभाव होता था, तो वो बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी होंगी। चाहती होंगी कि मेरे घर में ऐसा हो कि परंपरा से हटकर काम करने का उन लोगों का सबका रवैया रहा ही था। तो इस वजह से उन्होंने शायद कामना की होगी कि जो उनके समय में लड़कियों ने देखा है उनके घर में ऐसा किसी के साथ नहीं होगा, तो उसमें पहल करने के लिए उन्होंने कामना की होगी। दूसरा जो 5वां प्रश्न में है, जो चोर था नामी चोर, उसमें कैसे बदलाव आया। इसमें वो घटना लिखनी होगी आपको। लोटे में जो पानी दोनों ने पिया एक साथ और माँ बेटे का संबंध बनाया और बड़े प्यार से उसे वो सही रास्ते पर ले आती हैं, चोरी छोड़कर खेती में लगा देती हैं। 6ठे प्रश्न में है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसमें लेखिका का प्रयास कि जब उसने पहले बिशप से प्रार्थना की, उसने मना किया, फिर 100 साल तक स्कूल चलने की गारंटी मांगने लगा, तब उसने वहाँ के लोगों की मदद से एक प्राइमरी विद्यालय खोला जिसमें 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी और उस विद्यालय को मान्यता भी दिलवाई और उसके में पढ़े हुए बच्चे आगे बड़े पदों पर भी आसीन हुए। तो ये सब आप लिखेंगे। 7वां, कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। श्रद्धा किसके प्रति होती है? जिनके चरित्र में, व्यक्तित्व में कुछ खास होता है और समाज के हितकारी होता है, जो परंपराओं को निभाते हैं या
रूढ़ियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे परदादी ने लड़की होने की मन्नत मांगी, या रेणु और लेखिका ने अपने दम पर बहुत से ऐसे कार्य किए जो दूसरा कोई साहस नहीं करता है। बच्चों के क्षेत्र में कार्य करना, नानी ने अपने हिसाब से आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान देना, दादी के घर में सबको अपना निजत्व बनाए रखने की छूट मिलना, ये सब बातें हैं। तो ऐसे जब गुण जहाँ हमें मिलते हैं उन लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। और 8वां प्रश्न जो अभी हमने पढ़ा कि अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है, इसमें है कि रेणु के बारे में पूछा गया है और लेखिका के बारे में। तो रेणु के बारे में आप ये लिखेंगे, तो ये बारिश वाला वर्णन लिखा जाएगा, और इसमें लेखिका के बारे में आप लिखेंगे जो एक तो बागलकोट का है, जो स्त्री पुरुष वाला अभिनय वाला है, उनके लिए स्त्रियों को पर पुरुषों के साथ अभिनय करने के लिए तैयार करना, और विद्यालय वाली घटना, ये दोनों घटनाएं आप लिखेंगे। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।